हेलो फ्रेंड्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि इसके अंदर हम हमारे जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जेईई मेंस और नीट के अंदर इसका हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर हम मेनली जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ठीक है। इसके बाद ये आपको पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको मीटर ब्रिज दिख रहा है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कौन सा डिवाइस किस मेजरमेंट प्रिंसिपल पे और क्या मेज़र करता है, ठीक है। जैसे गैल्वेनोमीटर हमारा करंट और वोल्टेज दोनों मेज़र करता है, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज मेज़र करता है, एमीटर हमारा करंट मेज़र करता है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा मीटर ब्रिज है वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस मेज़र करता है, और हमारा पोटेंशियोमीटर है वो अननोन रेजिस्टेंस भी मेज़र करता है, करंट भी मेज़र करता है, ईएमएफ भी मेज़र करता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेज़र करता है, ठीक है। तो हर डिवाइस का अपना एक अलग एप्लीकेशंस है, ठीक है, अपनी एक अलग प्रिंसिपल है, सब पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो जो सबसे पहले हम डिवाइस कवर अप करेंगे वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो है वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर और एमीटर बनाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है, तो मैंने पहले ही बताया, जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है हमारा वो मेज़र क्या करेगा, वो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों मेज़र करेगा। जो आपको ये डिवाइस दिख रहा है ये आपको करंट और वोल्टेज दोनों मेज़र करेगा, ठीक है। अब करंट और वोल्टेज मेज़र कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसका जो करंट और वोल्टेज है वो आपका मिली और माइक्रो ऑर्डर का रहेगा, ठीक है। तो मिली और माइक्रो ऑर्डर रहेगा आपका, वो काफ़ी कम ऑर्डर है, ठीक है। तो जो मिली और माइक्रो ऑर्डर के रेंज का आपको करंट और वोल्टेज मेज़र करना है तो आप सिंपली गैल्वेनोमीटर से मेज़र कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो माइक्रो ऑर्डर से भी ऊपर जाना है, नॉर्मल और मान लो एम्पियर और वोल्टेज मेज़र करना है, तब आपको एमीटर और वोल्टमीटर यूज़ करना पड़ेगा, तब आपका गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा। क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर डिवाइसेस हैं उनके अलग अलग, जैसे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर से हम करंट और जो वोल्टेज लेते हैं, जो करंट सप्लाई करते हैं इसके अंदर कॉइल के अंदर जो आपको दिख रही है, उसके एक लिमिट है मिली ऑर्डर की, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्टिंग कोयल है, क्योंकि ये जो डिवाइस है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ये हमने पढ़ भी लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। और अगर आप उसके वीडियो देखने हैं तो आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको इस साइड में आपको क्या करेगा, एक आई बटन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करोगे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। इसके बाद देखो कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको क्या करेगा, आपको ये जो एरो दिख रही है, ठीक है, जो आपको स्केल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो स्केल है इस पर कुछ डिवीज़न होता है 0 से लेके, मान लो मेरा डिवीज़न 100 डिवीज़न है, ठीक है, 100 डिवीज़न, और हर डिवीज़न क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। अब अच्छा, तो ये जो स्केल डिवीज़न है आपको करंट और वोल्टेज दोनों का डिवीज़न देता है, ठीक है। अब अच्छा, जो आपको ये एरो दिख रही है, ये एरो मूव करती है जब हम करंट को बढ़ाते हैं, तो ये एंगल होता है जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है आपका, ठीक है, जो इसको एंगल 0 एंगल लेते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद जो एंगल क्या होता है, बढ़ता जाता है, इसको हम थीटा एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये भी देखा, ठीक है, कि करंट हमारा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी इंटू ए, है ना, इंटू साइन अल्फ़ा, कुछ इस तरह से था। तो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ठीक है। तो करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। तो वहाँ से क्या क्वांटिटी निकली थी, आपको याद भी करो, करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। वहाँ मैंने थीटा को अल्फ़ा ले लिया, आप थीटा यहाँ पे थीटा ले लो, ये चीज़ आप थीटा ले लो, ठीक है। अच्छा, तो करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है। जब हम करंट को बढ़ाएंगे कोइल से तो थीटा हमारा बढ़ेगा, क्योंकि टॉर्क बढ़ रहा है, डेफिनेटली सी बात है। अब देखो यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है आई इज इक्वल टू आ रहा है के, है ना, और के को हमने क्या बोला था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो के यहाँ पे अपना क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आप उस चैप्टर में देख भी लेना, एन आई बी और ए और सी के डिपेंड रहता है ना। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या एक डिफाइन करते हैं क्वांटिटी, करंट सेंसिटिविटी, जिसको मैं लिखता हूँ सी एस, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब पर यूनिट करंट क्या आपका मिली एम्पियर में भी हो सकता है, एम्पियर में भी हो सकता है, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो थीटा अपॉन आर करंट, मान लो 1 मिली एम्पियर के अंदर आपका इतना थीटा डिफ्लेक्ट किया, तो वही उसकी क्या करंट सेंसिटिविटी, कि मान लो 1 एम्पियर में आपका 1 डिवीज़न हो गया, 2 एम्पियर कर दिया तो 2 डिवीज़न हो गया, तो इसका मतलब आपका करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 1 डिवीज़न पर 1 मिली एम्पियर, है ना। तो ये चीज़ होगी करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा अपॉन आई को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के लिख सकते हैं,
मतलब 1 किलोमीटर कांस्टेंट, तो वो आपकी करंट सेंसिटिविटी। इस तरह से सेकंड टर्म डिफाइन होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको हम वी एस से लिख सकते हैं। वो होता है थीटा पर यूनिट वोल्टेज, है ना। जो हम ये करंट सप्लाई कर रहे हैं उसको हम वोल्टेज से, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट से करंट आ रहा है और एक्सटर्नल सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो वी के क्या लिख सकते हैं उसला से आई आर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, थीटा अपॉन आई आर हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, और थीटा अपॉन आई को तो हमने 1/k लिख ही दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/k आर, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी, और ये थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। अच्छा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गया और करंट सेंसिटिविटी आ गया हमारे टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि हमने जो करंट सेंसिटिविटी बोला है यहाँ पे, ठीक है, वो हमने थीटा के टर्म से बोला। अब देखो जैसे अगर ये थीटा है कुछ एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये डिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा मैक्स, है ना। जैसे इसके अंदर मान लो 100 डिवीजन्स दे रखे हैं, तो इसका थीटा मैक्स कितना हो जाएगा, 100 डिवीजन। अब एंगल यहाँ पे एंगल्स के टर्म में नहीं, रेडियंस के टर्म, थीटा मतलब एंगल को आप डिग्री के टर्म्स में नहीं, आप डिवीजन्स के टर्म में दिखाना आपको, तो 100 डिवीजन इसका थीटा मैक्स है, अगर इसके 100 डिवीजन्स होते हैं 0 से लेके। और ऐसे बोल देता है कि 100 डिवीजन के ऊपर, क्योंकि ऐसे बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, मान लो 100 डिवीजन के ऊपर, है ना, 100 डिवीजन के ऊपर जब टोटल जब 100 डिवीजन हो जाता है, तो इस स्केल के ऊपर, मैक्सिमम स्केल के ऊपर आपका मान लो 100 मिली वोल्ट है ना। तो इस केस में आपका करंट सेंसिटिविटी कितना होगा, तो जाहिर सी बात है करंट सेंसिटिविटी कितना होता है, थीटा अपॉन करंट, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी को इस केस में क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन करंट लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं थीटा मैक्स अपॉन करंट मैक्स, है ना। तो कितना होगा, थीटा मैक्स कितना है आपका 100 डिवीजन, और करंट कितना है 100 मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, तो कितना आएगा 1 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका करंट सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थीटा मैक्स अपॉन आई लिख सकते हो, आई मैक्स। अच्छा, आई मैक्स को हम आई जी भी बोलते हैं। आई जी एक्चुअली में क्या है, हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं सिंबली, गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल है। अगर मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वोल्टेज वी मेजर कर देगा, तो वी कितना करेगा, आई इंटू इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम जी ही बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जी इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि क्योंकि करंट आई फ्लो किया, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे तो ये स्केल्स क्या होता है, बढ़ता रहेगा, तो एक लिमिट आ जाएगी, ये वाली लिमिट। तो ये लिमिट में करंट क्या होगा, मान लो इस लिमिट में क्या हो जाएगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, आई जी फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट, है ना। तो आई जी वर्ड को हम बोलते हैं, आई जी डिफाइन करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, क्योंकि उस टाइम क्या हो गया, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, थीटा मैक्स हो गया। तो थीटा मैक्स के कोरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा हमारा, आई कितना हो जाएगा, थीटा मैक्स के कोरस्पॉन्डिंग आई जी, है ना। तो वी आई कितना हो जाएगा, आई जी, तो जी तो कांस्टेंट ही है, और वी कितना हो जाएगा, वी जी। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ठीक है, सिंपल ओम्स ला ही है, ठीक है। तो वी जी इज इक्वल टू आई जी अपॉन जी। तो यहाँ पे जो अपने दो फॉर्मूला बने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं उसको फिर से लिख देता हूँ, वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, ठीक है, या वी इज इक्वल टू आई जी, ठीक है। और एक हमारा करंट सेंसिटिविटी बना है, वो कितना बना है, थीटा अपॉन करंट, और उसको ये भी लिख सकते हैं थीटा मैक्स अपॉन करंट मैक्स, आई जी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या लिख सकते हैं, थीटा मैक्स अपॉन वी जी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला बने हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इनको हम इन जनरल क्या भी लिख सकते हैं, आई जी भी लिख सकते हैं, अगर हमें इन जनरल इंटरमीडिएट रेंज दे रखी है, वी इज इक्वल टू आई जी, है ना, वी जी नहीं, वी इज इक्वल टू आई जी। और इन जनरल इसको थीटा अपॉन आई भी लिख सकते हैं, और इन जनरल इसको थीटा अपॉन वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वो गैल्वेनोमीटर के कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के टर्म्स, ठीक है। अच्छा, इन्हीं से अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, मान लो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको फुल स्केल डिवीज़न दे रखा है क्वेश्चन में, फुल स्केल आपको मान लो कितने पे दिया है, 100 पे दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आपको करंट सेंसिटिविटी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 एम्पियर करंट दोगे तो 10 डिवीजन्स बढ़ जाएगा स्केल, ठीक है, और इसमें 100 डिवीजन्स दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी
दे रखी है आपको 10, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको निकालना है जी, निकालना आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना आपको कितना होगा, ठीक है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो आपका करंट सेंसिटिविटी है आप उसको क्या लिख सकते हो, थीटा मैक्स डिवाइडेड बाई में आई जी लिख सकते हो, है ना। और वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप क्या लिख सकते हो, थीटा मैक्स अपॉन वी जी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो फुल स्केल है, अब इसी को आप क्या बोलोगे, थीटा मैक्स बोलोगे, है ना। तो थीटा मैक्स कितना है 100 अपॉन आई जी, और थीटा मैक्स कितना है यहाँ पे कितना है यहाँ पे थीटा मैक्स 100 अपॉन वी जी, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे सी एस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और यहाँ पे वी एस कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो यहाँ से आई जी की वैल्यू कितनी आएगी 100/10, है ना, 100/10 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पर मिली एम्पियर में दे रखा है, तो आई जी की वैल्यू कितनी आएगी 100/10 मिली एम्पियर, मतलब 10 मिली एम्पियर। सिमिलरली आपका वी जी कितना आएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दे रखी है आपको, 2 रखोगे तो वी जी की वैल्यू कितनी आएगी 100/2 मतलब 50 मिली वोल्ट, क्योंकि पर यूनिट मिली वोल्ट में है तो मिली वोल्ट आएगा 50 मिली वोल्ट। अच्छा, तो आई जी आ गया और वी जी आ गया, अब क्या करोगे, आपका आई जी भी आ गया और वी जी भी आ गया, आपका निकालना है जी निकालना है। तो जी का फॉर्मूला आपको पता है, वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो जी आएगा वी जी बाई आई जी, और वी जी की वैल्यू कितनी है आपकी 50 मिली वोल्ट, और आई जी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 मिली वोल्ट। कितना आएगा, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, मिली एम्पियर है ना, सॉरी मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 5 ओम। तो इसका मतलब वो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 5 ओम, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जैसे फुल स्केल इतना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको केवल क्या बोल देता है, ऐसे बोल देता है कि 1 डिवीज़न पे जो आपको सेंसिटिविटी के टर्म्स में दे सकता है, कि ऐसे दे सकता है कि आपके पास टोटल स्केल के जो आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है आपका इतना एम्पियर है और इसके अंदर इतने स्केल हैं, तो आप देख सकते हो कि सेंसिटिविटी कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करेंगे वो है हमारा एमीटर। अच्छा, तो मैंने जो चीज़ बताई गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता था, डिवाइसेस का जो रेंज था अपना मिली और माइक्रो ऑर्डर में था। तो लेकिन एमीटर क्या है हमारा, पहली बात तो एमीटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये क्या है करंट मेजरिंग डिवाइस है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ओनली करंट मेजरिंग डिवाइस है पहली बात तो। और इसका जो रेंज रहेगा आपका, ठीक है, वो आपका माइक्रो का भी रहेगा, मिली का भी रहेगा और नॉर्मल एम्पियर का भी रहेगा, मतलब मिली एम्पियर और एम्पियर आपको ये रेंज भी दे देगा ये, ठीक है। मतलब उसकी रेंज से तो ज़्यादा रेंज दे देगा वोल्ट मीटर की रेंज से, ठीक है। तीसरी बात, हमेशा ही जो एमीटर होगा वो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होगा, सर्किट के अंदर हमेशा ही सीरीज़ के फॉर्म के अंदर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होगा, एम्पियर कुछ इस तरह से, एमीटर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे देख भी सकते हो सर्किट के अंदर जैसे बैटरी लगा है और रजिस्टर लगा है, तो आपका सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है। और जब सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होगा, और क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट होने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि सीरीज़ सर्किट्स के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। मान लो यहाँ पर रजिस्टेंस एक और होता है R2, ये R1 है, तो R1 R2 से स्टिल करंट क्या है, सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना अपने को, सीरीज़ में कनेक्ट रहेगा, करंट मेज़र करेगा, ठीक है। एम्पियर ऑर्डर तक का भी कर सकते हैं, मिली से एम्पियर ऑर्डर तक का मेज़र कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, हमें गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें पास गैल्वेनोमीटर डिवाइसेस तो हैं, अब गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में चेंज करना हो, एमीटर को बनाना है गैल्वेनोमीटर से, तो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, और काफ़ी बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो फिगर दिख रहा है आपको, इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये हाई नहीं है, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिखना है आपको, ठीक है, लो रेजिस्टेंस है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है, फिगर में आप देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर ही आप एक रजिस्टर लगा देना, स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर को मैं लिखता हूँ एस लिखता हूँ, एस लिखने का रीज़न क्या है, इसको हम शंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो शंट से एस वर्ड आया, ठीक है। तो स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो शंट का रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, तो स्मॉल कर लेना आप, ठीक है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं, तो एक जो डिवाइस बनता है, इसी टोटल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमीटर। ये अब हमारा एमीटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा,
वैसे तो मैंने बोला था कि एमीटर किस में जोड़ते हैं हम, सर्किट के सीरीज़ के अंदर, है ना, सर्किट के सीरीज़ में जुड़ेगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में चेंज करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होता है। मैं इसको एक डायग्रामेटिकली आपको एक शो कर देता हूँ, तो आप इसको मोर क्लियरली समझ सकते हो कि किस तरह से। जैसे कि अगर आपका सर्किट है इस तरह, जिसमें बैटरी लगी है, जो मैंने पहले देखा भी है, उसमें आपका जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है आर, तो उसके साथ में हम क्या करोगे, एक एमीटर लगा दिया ए, जिसको हम सिंबल इसका ही होता है, तो एमीटर लगा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसको हम गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में देखें, कैसा गैल्वेनोमीटर में कैसा हो रहा है, ये रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आ रहा है ही, ये बैटरी है EMF E की, ठीक है। तो इस एमीटर को हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर के सॉरी हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ में हमने क्या किया, एक पैरेलल के अंदर इसके शंट लगा दिया। तो अब ये चीज़ देख रहे हो कि एमीटर तो स्टिल भी सीरीज़ के अंदर ही है, लेकिन जो शंट डिवाइस है वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में है, तो उसी को हम एक एमीटर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसी टोटल डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। अच्छा, पैरेलल में क्यों लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अच्छा, तो एक्चुअली हमें क्या करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले हमारा करंट क्या था, आई फ्लो कर रहा था, है ना, आई फ्लो कर रहा था। और नॉर्मल सर्किट्स में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखोगे, जो जिसके कोर्सपोंडिंग मैंने IG बोला था, वो नियरली हमारा क्या है, मिली ऑर्डर का आता है, माइक्रो से मिली ऑर्डर का, है ना, मिली एम्पियर इस ऑर्डर का आता है। लेकिन आप सर्किट्स में देखो कई बार एम्पियर ऑर्डर्स के भी करंट आते हैं, एम्पियर ऑर्डर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, है ना। तो फिर इस टाइम में तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपने को डिफ्लेक्शन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम स्केल ही मिली एम्पियर का है। तो मिली एम्पियर वाला डिवाइस अपने को एम्पियर वाली यूनिट कैसे दे देगा। तो इसीलिए इसी रीज़न से हमें क्या करना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना पड़ता है। और चेंज करने के लिए पैरेलल में क्यों लगाते हैं, देखो पैरेलल में लगाने का रीज़न ये है, क्योंकि पहले करंट क्या होता है सर्किट में से, आई, मान लो इस सर्किट के अंदर आई फ्लो कर रहा है, अगर नॉर्मल यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता तो ये तो अपने को दिखाता ही नहीं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, या ये जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाता गैल्वेनोमीटर। अब क्या होता, क्योंकि अगर मान लो ये 1 एम्पियर का करंट है, तो ये 1 एम्पियर तो दिखाता ही नहीं गैल्वेनोमीटर, तो अगर इसको एमीटर बना दिया तो ये एमीटर दिखा सकता है। एमीटर में होगा क्या, जो इसके जो आपको दिख रहे हैं 2 पार्ट्स, ये करंट 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से तो मैक्सिमम करंट IG ही जा सकता है, तो बचा हुआ जो करंट है I माइनस IG, वो इस रेजिस्टेंस से चले जाएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस से, शंट से, ठीक है। तो IG करंट कितना जाएगा, I माइनस IG करंट इस स्मॉल रेजिस्टेंस S से चला जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ देखना है। तो ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस से जो करंट गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्मॉल है तो डेफिनेटली जो करंट होगा वो ज़्यादा जाएगा। तो इस गैल्वेनोमीटर से तो बिल्कुल थोड़ा सा करंट IG करंट फ्लो कर रहेगा, और जो बाकी, क्योंकि जो IG करंट है मिली ऑर्डर का है, और जो ये वाला करंट है बचा वो एम्पियर ऑर्डर का है, तो एम्पियर वाला ऑर्डर का करंट वो जो लो रेजिस्टेंस है शंट, वहाँ से पास आउट हो जाएगा, और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मेज़र कैसे करता है ये डिवाइस, है ना, हमें करंट मेज़र कैसे करके देता है वो चीज़ देखो। तो मान लो जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ से आई करंट आ रहा है, वो हमें मेज़र कर रहा है ना। तो कैसे करेगा, जो यहाँ से करंट कितना जाएगा IG, तो यहाँ से कितना जाएगा I माइनस IG, ये चीज़ समझ गए। अच्छा, क्योंकि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है जिसको हमने शंट S बोला है, तो S और G एक दूसरे के साथ क्या पैरेलल में कनेक्ट है। मैं फिर से बना देता हूँ, ये S है और ये क्या है, G है, पैरेलल में कनेक्ट है, और I करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो है ना। तो VS इज इक्वल टू VG, है ना, यही हुआ, VS इज इक्वल टू VG, करंट वोल्टेज सेम हुआ। तो VS को क्या लिख सकते हो, I इंटू S, I कितना है, I माइनस आई जी इंटू S, ओम्स लॉ लगा दिया। तो यहाँ पे लगा VG इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, IG इंटू इसका रेजिस्टेंस G, ठीक है। तो अगर आप फिगर को याद रख लोगे तो ये टर्म आराम से निकाल सकते हो, I माइनस आई जी इंटू S इज इक्वल टू आई जी इंटू G, याद करने का ज़रूरत नहीं है, फिगर आपको याद है तो, ये फिगर पता है तो, ठीक है। तो I माइनस आई जी इंटू इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। अच्छा, यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम जो यहाँ से अगर आप शंट निकालना चाहो तो शंट तो आपका सीधा वैल्यू निकल जाएगा, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई में I माइनस आई जी, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। क्वेश्चंस में कई बार शंट पूछ लेता तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको करंट पूछ लेगा कि कितना, जो ये करंट मेजरिंग करंट है वो कैसे मेजर कर रहे हो, है ना, वही चीज़ निकालना है, मेजरिंग करंट कैसे निकालना है, तो आई निकालना है हमें। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये क्योंकि आई जी है वो तो है मिली ऑर्डर का, और I माइनस आई जी है क्योंकि आई जी मिली ऑर्डर का है और आई हमारा एम्पियर ऑर्डर का है, तो आई माइनस आई जी भी क्या हो जाएगा हमारा, नियरली आई ऑर्डर का होगा, है ना। तो I माइनस आई जी को हम नियरली क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, I इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करंट कितना आएगा,
आई जी डिवाइडेड बाई में एस इंटू जी, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से हम करंट को मेज़र कर सकते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, फिर हम जो नॉर्मल, ठीक है, आउटपुट आता है हमारा, ये करंट आता है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि आउटपुट करंट को अब क्या पता है, इसको जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर ये फंक्शन होगा, ठीक है, आई जी इंटू जी अपॉन एस, क्योंकि आई जी है वो इस गैल्वेनोमीटर का हमें पता होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, जी भी गैल्वेनोमीटर का हमें पता होगा, और शंट है वो भी हमें पता होगा, तो हम वहाँ से आई निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा गैल्वेनोमीटर है एक एमीटर की तरह काम करेगा, और इस आई का जो रेंज होगा एम्पियर ऑर्डर का होगा, ठीक है, एम्पियर ऑर्डर का तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम शंट भी निकाल सकते हैं और आई भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी मैं बता देता हूँ कि रेंज क्या होती है। जैसे इस तरह से आपको स्केलिंग दे रखी है, तो आपको पता है 0 से लेके मान लो आपको 10 एम्पियर तक ये जो आपका एमीटर है वो मेज़र कर सकता है, ठीक है, 10 एम्पियर तक। तो जो एमीटर की रेंज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एमीटर की रेंज 0 से लेके 10 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब एमीटर का मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर तक मेज़र कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप एक क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें गैल्वेनोमीटर की एक रेंज दे रखी है, ठीक है, सॉरी, जो गैल्वेनोमीटर है, जो जिस गैल्वेनोमीटर को हमें एक एमीटर में चेंज करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है, और जो गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है उसका जो रेजिस्टेंस है जी हमें वो दे रखा है कितना, 5 ओम दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है, गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कॉइल होता है उसी को रेजिस्टेंस, केवल क्वेश्चन में कॉइल रेजिस्टेंस भी बोल देता है गैल्वेनोमीटर को, तो कन्फ्यूज़ नहीं होता। अच्छा, और गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है हमें वो 10 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर दे रखा है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है मतलब वो ना, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें मतलब 10 एम्पियर दे रखा है। तो आई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10 मिली एम्पियर, क्योंकि ये मिली एम्पियर ऑर्डर का ही होगा, एम्पियर ऑर्डर का तो हो ही नहीं सकता मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, है ना। और हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में पूछा है कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज, जो रेंज हमें दे रखी है 0 से 5 एम्पियर का, मतलब मैक्सिमम इसके अंदर 5 एम्पियर फ्लो हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फिगर है हमें वो पता होना चाहिए, ये एस है शंट और ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से करंट आई जी फ्लो कर सकते हैं मैक्सिमम, और यहाँ से आई माइनस आई जी। अच्छा, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, एस इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू जी इंटू आई जी, डायग्राम से देखते ही बता देंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो हम मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 एम्पियर तक मेज़र करवाना है हमें। तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर पुट कर दो, और आई जी की वैल्यू कितनी है, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर को मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3, है ना, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू है हमें, एस तो हमें शंट निकालना है, कहीं कन्वर्ट करना है, तो शंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसको होगी एस, ठीक है, ये हमारा एस है, ठीक है, इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमें कितनी है, 5 ओम दे रखी है, और आई जी की वैल्यू हमें अगेन 10 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर को 10 की पावर -2 लिख सकते हो। अच्छा, 5 और 10 -2 है, तो इसको हम डायरेक्ट बोला था आई माइनस आई जी, आई काफ़ी ज़्यादा है आई जी से, तो इसको नियर अबाउट आई बोल सकते हो आप, तो इसको नियरली कैलकुलेशन के लिए 5 लिख सकते हो। तो एस इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2, है ना, तो 5 से 5 कैंसिल, एस इज इक्वल टू 10 की पावर -2, ठीक है। अच्छा, आई जी की वैल्यू आपकी, हाँ, आई की आपकी 0 से 5 रेंज तक लेके जाना है, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 10 की पावर -2, मतलब 0.01 ओम, ठीक है। इसका मतलब आपको इसको अगर कन्वर्ट करना है तो शंट आपको लगाना पड़ेगा 0.01 ओम का। तो इसका आंसर होगा कि इस गैल्वेनोमीटर के हम पैरेलल में एक शंट लगाएंगे, एक रजिस्टेंस लगाएंगे 0.01 ओम का। और मैंने बोला भी था जो रजिस्टर होता है वो कम रेजिस्टेंस होगा उसका, तो देख भी रहे हो इसके कंपैरिजन में इसका रजिस्टेंस काफ़ी कम है गैल्वेनोमीटर के कंपेयर में, है ना, तो वो चीज़ भी हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एमीटर की बात कर ली, एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, और उसी तरह से हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो जिस तरह से दिक्कत आ रहा था गैल्वेनोमीटर में कि वो
लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेजर कर रहा था। इसी तरह से वोल्ट मीटर क्या करता है, हाई अमाउंट वोल्ट, जैसे तरह से एम्पियर एमीटर क्या करता है, हाई अमाउंट करंट मेजर कर सकते हैं, इसलिए वोल्ट मीटर क्या कर सकता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है पहला, तो वोल्टेज को मेजर करता है। दूसरा हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। तीसरा ये हमेशा ही पैरेलल कनेक्ट होगा, ठीक है, हमेशा ही सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्ट होगा, ठीक है, जिस तरह से एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा। देख भी सकते हो जैसे रेजिस्टेंस है आर, उसके हमेशा ही क्या होगा, पैरेलली कनेक्ट होगा जिस डिवाइस के अलोंग हमें निकालना हो। जैसे इस लोड के अलोंग हमें वोल्टेज निकालनी है, तो ये वोल्ट मीटर को क्या है, इस तरह से लगाना, तो वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरह से ही होता है, ठीक है, वी से, तो यहाँ पे लगाना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे तो इस तरह से हम वोल्टीमीटर का यूज़ करना है हमें, है ना। तो इसकी जो हमें रेंज मिलेगी हमें मिली वोल्ट से लेके वोल्ट तक, जो कि हमारा गैलोमीटर नहीं दे सकता था, क्योंकि गैलोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी थी, वीजी थी, मिली ऑर्डर की या माइक्रो ऑर्डर की, ठीक है, मिली ऑर्डर की मेनली, ठीक है। तो इसी जो ड्रॉबैक को हमें दूर करने के लिए वोल्टमीटर को लेना पड़ा, ठीक है, गैलोमीटर के, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब गैलोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है, सिमिलरली जैसा हमने एमीटर को किया था, ठीक है। तो वोल्टमीटर को गैलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी सीरीज़ के अंदर, ठीक है। उसको मैं मान लो आर से डिनोट कर रहा है, उसको मान लो एक्स से लिख देता हूँ। एक्स से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो आर है वो मैंने लोड रेजिस्टेंस लिया जिसके पैरेलल के अंदर हमने लगाया। तो सर्किट जैसे इसके अंदर बनाएंगे हम, अगर जैसे अगर हमारा जो नॉर्मल सर्किट है कुछ इस तरह से है, हमारी ईएमएफ बैटरी ई है और हमारा ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अलोंग हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो इसलिए वोल्टमीटर ऐसे लगा दिया। अगर इसको हम देखें वोल्टमीटर किस तरह से बना है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा ई है, तो इसके अलोंग हमने क्या लगाया है, एक गैलोमीटर लगाया, और गैलोमीटर की सीरीज़ में हमने क्या किया है, एक हाई अमाउंट रेजिस्टेंस एक्स लगाया है, ठीक है। तो जी प्लस एक्स से ही क्या बना है, हमारा वोल्टमीटर बना है, था, इसी डिवाइस को हमने वोल्टमीटर बोला है, ठीक है। अच्छा, सीरीज़ में लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे सीरीज़ में लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे सीरीज़ में लगाने का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि जो हम पहले क्या कर रहे थे, जो हमारा पहला जो रजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है, जो नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है, तो इसके अलोंग हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो गैलोमीटर है ना, गैलोमीटर से हमें पता है कि जो हमारा करंट है ना, करंट हमारा एक लिमिट है करंट की, ठीक है, करंट हमारा आईजी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, और रजिस्टर मैं इसके साथ में लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रजिस्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये लो रेजिस्टेंस हुआ और हमारा करंट यहाँ सर्किट से ज़्यादा करंट हुआ, ठीक है, करंट हमारा सर्किट से ज़्यादा हुआ, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से पास होगा, ठीक है, इस सर्किट से पास होगा, ठीक है, और हमारा गैलोमीटर फुल स्केल दे देगा, हमें वैल्यू आंसर नहीं आएगा हमारा, ठीक है, फुल स्केल पहले ही दे देगा। अच्छा, इसके साथ सीरीज़ में लगाने से होगा क्या, इसमें सीरीज़ के लगाने से होगा क्या, इसका इफेक्टिव का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, सारा का सारा करंट इस रजिस्टर से पास हो जाएगा, मतलब क्योंकि अब हमारा सर्किट ऐसा है, ये रजिस्टर है और इसके साथ ये वोल्टमीटर है। अब हमारा जो वोल्टमीटर का अगर मान लो, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसकी सीरीज़ में रेजिस्टेंस है वो हाई है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस इस आर से फ्लो, लोड से ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इससे करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो वही इसलिए हमें करंट क्या करना है, फ्लो कम करवाना है, इसलिए इसके साथ हमने क्या किया, हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टर लगाया, ठीक है। तो रीज़न इसका ये हुआ। अब होता क्या है, किस तरह से वो वोल्टेज मेज़र करता है, वो चीज़ देखना है हमें। तो वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें क्या करेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो किसके साथ कनेक्ट है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ कनेक्ट है आर से, इसको मैंने एक्स लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो यहाँ से जो करंट है हमारा, जो गैलोमीटर से हमारा करंट है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, आईजी जा सकता है। तो ये क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट है, तो इससे भी आईजी जाएगा और इससे भी आईजी जाएगा, है ना, क्योंकि लिमिट है गैलोमीटर की। तो हमारा जो वी है आर के अक्रॉस, जिसको मैं वी आर बोल देता हूँ, तो वो कितना आएगा हमारा, आई जी इंटू दिस टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज़ में है तो कितना आएगा, जी प्लस एक्स। यही हमारी सिंपल सी इक्वेशन बनी है यहाँ से। तो आर के अलोंग, मतलब लोड के अलोंग रेजिस्टेंस निकालना हो हमें, तो हमने गैलोमीटर के पैरेलल सीरीज़ के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा दो और इसी को हमने वोल्टमीटर बोल दिया। तो इसी फॉर्मूला से ना, तो पहले हमारा क्या था, जब मैं रेजिस्टेंस नहीं था तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आई जी इंटू जी, पहले ये था।
और अभी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा सीरीज़ में लगाने के बाद में। इस केस में लिमिट ये थी कि हमारा जो करंट था, सॉरी इस केस में जो हमारी लिमिट थी, है ना, इस केस में ये लिमिट थी कि हमारा जो वोल्टेज है उसकी लिमिट हो जाएगी हमारे यहाँ पे, है ना, क्योंकि वोल्टेज अब क्या होगा, क्योंकि जी क्या है हमारा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वो स्मॉल है, ठीक है, तो हमारी यहाँ वोल्टेज में एक लिमिट आ जाएगी, है ना, वोल्टेज की एक लिमिट हो जाएगी मिली वोल्टर की, जो हमारी पहली गैलोमीटर में थी। अब इसके साथ में सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ज़्यादा लगाने से क्या होगा, ये टर्म ज़्यादा होगी, ये टर्म ज़्यादा होगी, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ये मिली वोल्टेज का ऑर्डर से क्या हो जाएगा, नियरली वोल्टेज ऑर्डर का चला जा सकता है, क्योंकि इसके प्लस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ गई। तो ये टर्म जो हमारी जी है वो काफ़ी कम है जी प्लस एक्स से, क्योंकि हमारा एक्स काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए जो मिली वोल्टेज ऑर्डर है वो वोल्टेज ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एज ए वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी आर इक्वल टू आई जी प्लस जी प्लस एक्स, डायरेक्ट इससे देख सकते हैं। तो हमें भी कोई डिवाइस के अंदर वी आर निकालना पड़े तो हमें आई जी गिवन होगा, उस वोल्टमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आई जी है ना, और जी प्लस एक्स हमें गिवन होगा, और अगर हमें एक्स निकालना पड़ दे तो हमें वी आर गिवन होगा, ठीक है, मतलब इसकी रेंज गिवन होगी। क्वेश्चंस में कई बार यही होता है कि रेंज गिवन होती है, जैसे क्वेश्चन इसका कर लेते हैं एक, ठीक है, अगर इसमें गैलोमीटर का एक क्वेश्चन करें हम, ठीक है, गैलोमीटर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि गैलोमीटर हमें ये दे दिया कि गैलोमीटर सॉरी इसका वोल्टमीटर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो गैलोमीटर को हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, जिस तरह से हमने गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था वैसे ही। और गैलोमीटर का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है जी, कितना दे रखा है 5 ओम, ठीक है। सेम जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही थे क्वेश्चन है एक, उसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस दे रखा है यहाँ पे, जो फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन है हमारा, है ना, आई जी, वो कितना दे रखा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है। और हमें कन्वर्ट करना है गैलोमीटर को वोल्टेज में, वोल्टमीटर में, और वोल्टमीटर की रेंज कितनी दे रखी है, जो जिस रेंज में कन्वर्ट करना है वो रेंज है हमारी 0 से लेके 5 वोल्ट। जैसे हमें 0 से लेके 5 मिली एम्पियर में 5 एम्पियर में कन्वर्ट करना था ना, तो यहाँ 0 से लेके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमें कितना सेंट यूज़ करना, कितना रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा एक्स, तो वो निकालना है हमें ना। तो करना क्या है हमें, जो हमें गैलोमीटर था उसके साथ में क्या निकालना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हाई अमाउंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इसी टोटल को हमने क्या बोला है, वोल्टमीटर, है ना, यही चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ से कितना होगा, करंट कितना आ जा सकता है, आई जी, है ना। तो टोटल हमारा वी, जो वोल्टमीटर जो टोटल रेंज वी मेजर करेगा, तो वी कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी प्लस एक्स, है ना। तो वी की रेंज कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट दे रखी है, तो 5 लिख दो यहाँ, मैक्सिमम 5 मेजर कर सकते हो। आई जी की वैल्यू आपको 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -2 एम्पियर। तो जी की वैल्यू आपको 5 ओम प्लस एक्स निकालना है आपको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 500, है ना। इसको ले इधर लेके आओगे तो 10 की पावर 500 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये कितना आएगा 495 ओम। मतलब आपको इन कंपैरिजन देखो, जी अपना 5 ओम ही था, और अब हमें जो एक्स आया वो कितना आया 495 ओम, है ना। इसका लगभग 100 टाइम्स, ठीक है। तो 100 टाइम्स नियरली हमें रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा सीरीज़ के अंदर, तब हमारा इस रेंज के अंदर जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज़ रेंज तो हमारी मिली ऑर्डर की रहेगी, है ना। अगर नॉर्मल देखें, इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता तो पहले रेंज क्या होती है और बाद में रेंज क्या है, तो पहले रेंज कितनी होती है हमारी जी इंटू आई जी, है ना। पहले वी जी कितना होता है, जी इंटू आई जी, पहले वाला, अगर हम रजिस्टर ना लगाते सीरीज़ में, तो दिस इंटू दिस, तो कितना होता 5 मिली वोल्ट, तो काफ़ी कम है। और अब रजिस्टर लगाने पर हमारी रेंज कितनी हो जाएगी 5 वोल्ट। तो 5 मिली वोल्ट से 5 वोल्ट करना है हमें रेंज को, तो हमें सीरीज़ में रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई हमें, ठीक है। इसके बाद देखो एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि आइडियल वोल्ट मीटर क्या है और आइडियल एमीटर क्या है, ठीक है। पहले आइडियल की बात करते हैं, आइडियल एमीटर क्या चीज़ है, ठीक है। तो फिर आइडियल वोल्ट मीटर भी देखेंगे कि आइडियल क्या चीज़ है, ठीक है। तो आइडियल एमीटर क्या होगा, आइडियल एमीटर वो होगा जिसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, काफ़ी लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से जो आई जी करंट फ्लो कर रहा था, और यहाँ से कितना फ्लो कर रहा था, आई माइनस आई जी कर रहा था ना। तो ये हमारा आई जी क्या हो जाए, नियर अबाउट 0 हो जाए, ठीक है। आई जी मतलब नियर अबाउट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल करंट आई फ्लो करेगा हमारा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है
वो अगर हमारा टेंड कर जाए जीरो को, या जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाए जीरो। कौन सा रेजिस्टेंस? शंट रेजिस्टेंस, जो ये एस है, ठीक है, ये एस हो जाए हमारा जीरो, है ना। तो एस हमारा नियरली जीरो हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाए तो करंट मैक्सिमम जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा और यहाँ से जीरो करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, ठीक है, आइडियल एमीटर। ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ऐसा होता क्यों है एस इज इक्वल टू जीरो पे वो आइडियल बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसको आर ए से डिनोट करता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर को मैं क्या बोलता हूँ, आर ए से डिनोट करता हूँ। कितना आएगा? जी। अगर ये जी है और ये एस है तो जी एस डिवाइडेड बाय में एस प्लस जी, है ना। रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर यही फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, जी इंटू एस डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, है ना। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर हम सर्किट के अंदर, जो हमारा सर्किट है एक्सटर्नल लोड ये है, और उसके साथ में क्या एमीटर लगाए, तो एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है आर ए, है ना। तो इसके बाद नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा हमारा? आर प्लस आर ए बनेगा ना। तो सर्किट के अंदर हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप फिर से मैं दोबारा डिनोट कर सकता हूँ, दोबारा बनाता हूँ इसको मैं, कि जैसे हमारा एक्सटर्नल सर्किट है कुछ इस तरह से दे रखा है, ये बैटरी है ना, और बैटरी के साथ में यहाँ पे क्या है? एक एमीटर लगा है ना, क्योंकि हमें करंट मेजर करना है, तो यहाँ पे एमीटर लगा है ए। अच्छा, तो एमीटर का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में ये आर ए है, ये ऐड हो जाएगा। तो पहले करंट आई फ्लो कर रहा था, तो इस आर ए की मान लो कुछ वैल्यू है, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा, और ये आर क्या आई क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियली जीरो होना चाहिए, तभी ये आई इज इक्वल टू आई रहेगा, वरना अगर कुछ इसका रेजिस्टेंस हो तो आई घट जाएगा। इसका मतलब जो हमारे रियल लाइफ में जो हम एमीटर यूज़ करते हैं वो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इसका मतलब जो एमीटर हमें वैल्यू देता है वो ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा कम देता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद एमीटर के अंदर क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर ए से बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर प्लस आर ए, है ना। इसलिए जो करंट होगा वो आई डैश हो जाएगा, और आई डैश क्या है? लेस देन आई है पहले वाले से, है ना। तो ये चीज़ है। तो आइडियली के लिए क्या होगा? अगर मैं एस सेंट को जीरो कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस एमीटर का जीरो हो जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो कर देना, मतलब शंट को क्या कर देना? जीरो कर देना, ठीक है। तो शंट को जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? सॉरी, एमीटर क्या हो जाएगा? आइडियल एमीटर हो जाएगा ना। ये आइडियलिटी की पहचान है, ठीक है। तो अगर मैं आइडियलिटी पे एक क्वेश्चन देखूँ, इसी आइडियलिटी पे एक क्वेश्चन आए कि जैसे कि इसी चीज़ को आप समझ भी सकते हो। मान लो कि ये आपके पास 200 ओम का रजिस्टर लगा है, ये आपके पास 300 ओम का लगा है, ठीक है, और ये आपका जो बैटरी है वो 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। एक केस आपका ये है जिसको मैं केस ए बोलता हूँ। केस बी में आपको क्या है? सेम ऐसा ही है, बस क्या है? 300 ओम के साथ में एक एमीटर लगा दिया आपने, डिवाइस लगा दिया, सर्किट वही है, बस आपने डिवाइस लगा दिया मेज़र करने के लिए। पर इस डिवाइस एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है 10 ओम, क्योंकि उस खुद का भी रेजिस्टेंस होगा। अब फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर मैं इस सर्किट के अंदर करंट निकालूँ, इस सर्किट के अंदर मैं करंट निकालूँ आई, ठीक है, इस सर्किट में मैं करंट निकालूँ कितना? वी अपॉन आर, वी कितना? 100, और नेट आर कितना है? 300 प्लस 400, 200 कितना? 500 ओम, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से? जो आएगा मेरा 0.2 एम्पियर, ठीक है, ये करंट आया। लेकिन यहाँ से करंट देखेंगे कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाय में 300 प्लस 200 प्लस 10 कितना होगा? 510। तो ये कितना आएगा? नियरली 0.2 से कम आएगा, 0.19 समथिंग, है ना, एम्पियर। मतलब करंट क्या होगा आपका इस सर्किट के अंदर? घट गया एमीटर लगाने पर, क्योंकि एमीटर का खुद का रजिस्टर था, है ना। और बल्कि अगर हम इसको आइडियली एमीटर यूज़ करते तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होता, तो इस केस में करंट क्या है? 0.2 एम्पियर ही आता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? आइडियल एमीटर, नियर अबाउट आइडियल एमीटर लेना पड़ता है, ताकि सर्किट में इफेक्ट ना आए। तो यहाँ देख लो सर्किट के अंदर इफेक्ट आ रहा है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, ठीक है, तो वोल्ट मीटर में आइडियलिटी कंडीशन क्या है? तो वोल्ट मीटर में हम आइडियलिटी कंडीशन ये यूज़ कर सकते हैं कि जो हमने रजिस्टर लिया था इसके सीरीज़ के अंदर, जो हमने हाई अमाउंट ऑफ जिसका रजिस्टर लिया था, एक्स बोला था जिसको हमने, ठीक है, हाई अमाउंट रेजिस्टेंस लिया था, उस एक्स को क्या करते हैं हम? इन्फानाइट कर दें,
तो इस अगर मैं इस एक्स को इन्फानेट कर दूँ तो इस टोटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फानेट हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन्फानेट हो जाए तो उस टाइम में क्या आइडियलिटी कंडीशंस है ना। आइडियलिटी कंडीशन क्यों होगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो सर्किट है, जैसे ये सर्किट बना मेरा, ये रेजिस्टेंस आर लिया था जिसके अलोंग हमने वोल्ट मीटर लगाया था ना, ऐसा। तो अब क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसका लगभग इन्फानाइट हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो सारा का सारा करंट यहाँ फ्लो करेगा, इससे फ्लो करेगा, और इससे फ्लो करेगा तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप पहले था पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी उतना है, इसके अलोंग कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक्चुअली में होता क्या है कि इस वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, अगर हम आइडियल कंडीशंस ना लें तो, ठीक है। आइडियल कंडीशंस ना लें तो इस वोल्ट मीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो निकाल सकते हो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालो। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स है ना। तो इस जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा जी प्लस एक्स होगा, है ना। इसको हम बोलें आर वी, ठीक है। ये कितना आर वी है, ठीक है। और आर वी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि जी का तो काफ़ी मतलब अगर मान लो 10 ओम है तो एक्स की वैल्यू नियरली 500 या 1000 ओम होगी, ठीक है। तो जी प्लस एक्स नियरली एक्स ही होता है, ठीक है। तो जी प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो, अगर सर्किट के अंदर अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो जैसे कि ये अगर हमारा सर्किट है जिसका लोड ये है, उसमें कुछ हमारा वोल्ट मीटर लगाया है जिसका वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या है, आर वी, है ना। अच्छा, अब क्या होगा, ये आर वी और ये आर है तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इनका इक्विवेलेंट कुछ सर्किट बनेगा जिसको मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ आर इक्विवेलेंट, है ना। तो देखो अभी आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों के रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, है ना। इन दोनों के रेजिस्टेंस से कम होगा, तो ये रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों रेजिस्टेंस से कम होगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा आर वी और आर के इंडिविजुअल से, तो आर से भी कम होगा, तो आर इक्विवेलेंट आर से भी कम हो जाएगा। तो आर से कम होने के का मतलब ये हुआ, जो पोटेंशियल ड्रॉप पहले यहाँ आ रहा था वो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ नहीं आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ घट जाएगा, है ना। तो वी है इक्विवेलेंट के केस में वो घट जाएगा वी से, तो पोटेंशियल ड्रॉप घट गया, मतलब जो हमें मेजरमेंट डिवाइस है वो कम पोटेंशियल देगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रियल लाइफ में हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं हमें कम वोल्टेज देता है देन कंपेयर आइडियल वोल्ट मीटर के केस में, ठीक है। इसलिए वो आइडियल वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और आइडियल वोल्ट मीटर केस है, कंडीशंस क्या है, जो शंट जो हमने रजिस्टर लगाया है एक्स, इसको हम क्या कर देंगे, इन्फानाइट रेजिस्टेंस कर देंगे, इन्फानाइट वैल्यू लेंगे, इसलिए हम आइडियल वोल्ट मीटर का जो आर वी होगा वो इन्फानाइट होगा, ठीक है। ये चीज़ है, इसी को हम अगर एग्जांपल से समझे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन एमीटर में समझने की कोशिश की थी, इसी चीज़ को एग्जांपल में कैसे, सेम वही एग्जांपल ले लो, जैसे 100 वोल्ट की बैटरी ले लो, ठीक है। यहाँ 200 ओम का रेजिस्टेंस ले लो और यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लो। दूसरे केस में क्या किया था हमने, एमीटर लगा दिया था, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, 100 वोल्ट की बैटरी, 200 ओम का रेजिस्टेंस और 100 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ क्या कर दो, इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है मान लो 600 ओम है, क्योंकि आइडियल केस में कितना होता है 100 इन्फानेट ओम होता है ना। अच्छा, दोनों को ऑब्जर्व कर लो, दोनों के कोर्स में वोल्टेज कितनी आ रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वोल्टेज कितनी आ रही थी अगर हम वैसे मेज़र करते, तो ये 100 वोल्ट है, तो कितनी आती, फॉर्मूला हमें पता है 100 इंटू, है ना, सीरीज़ सर्किट है तो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई में 200 प्लस 100 300, तो कितना आएगा यहाँ से 100 जो आएगा हमारा 100, सॉरी यहाँ पे आप 300 लो, 1 सेकेंड, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 300 गिवन आपको, ठीक है। अब देखो 100 सॉरी यहाँ पे 300 डिवाइड बाय में 500, हाँ 300 प्लस 200, सीरीज़ केस में फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से जो आपका कितना आएगा 60, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा 60 वोल्ट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। सेकंड केस में अगर आप देखो कितना आएगा, इस केस में अगर आप देखो कितना वोल्टेज आएगा, अगर आप ये वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा आपको, कितना शो करेगा वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके शो करेगा, तो इसका निकाल लो वोल्टेज कितना आएगा इस रेजिस्टेंस के लॉन्ग कितना आएगा, क्योंकि 600 और 300 का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, क्योंकि अभी इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये 200 ही रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 600 और 300 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। तो 200 ओम और रजिस्टेंस वोल्ट मीटर इसके लॉन्ग लगा हुआ है, तो 200 के लॉन्ग निकालोगे तो कितना आएगा
100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय में 200 प्लस 200 कितना आएगा, 50 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपना 50 वोल्ट आ रहा है और यहाँ 60 वोल्ट आ रहा है। तो मैंने यही चीज़ बताई थी कि अगर आप आइडियल केस ना लो, है ना, आइडियल केस में तो क्या है, यहाँ पे इन्फानेट रेजिस्टेंस था, और अगर आप आइडियल केस ना लो तो तब क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट मीटर जो दिखाएगा वो आइडियल केस से कम दिखाएगा, वही चीज़ दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन की ब्रिज के एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। एक तो है मीटर ब्रिज और दूसरा हमारा है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। दोनों का अलग अलग रोल है। मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और पोटेंशियोमीटर से हम अननोन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों डिवाइसेस के अलग अलग रोल हैं। अच्छा, और दोनों का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा है कुछ, अगर हमारा सर्किट में इस तरह से है, ठीक है, और इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगे हैं और यहाँ पे बीच में हमने गैलोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो गैलोमीटर नल डिफ्लेक्शन मतलब नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैलोमीटर का थीटा कितना है, 0। इसका मतलब ये हुआ, मतलब गैलोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब जो IG है वो कितना है, 0, है ना। तो इस केस में हम कंडीशन को बोलते हैं, अगर इस सर्किट के अंदर IG ये नल डिफ्लेक्शन दे दे तो उसको हम बोल देते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब ये डिफ्लेक्शन कितना दे दे, 0 दे दे, इस तरह से हो। तो नल डिफ्लेक्शन कैसे दिखाते हैं गैलोमीटर में, स्ट्रेट लाइन से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 होने का मतलब, और हमने निकाल भी चुके हैं, ठीक है। अगर हम इससे से देखें, अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। और यहाँ से I1 सर्किट होगा तो अगर ये I1 है तो यहाँ से मान लो I1 डैश है, और यहाँ से कितना होगा I1 माइनस I1 डैश। तो इस तरह से जो लास्ट में जाके यहाँ से I ही मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाएं तो हम देखेंगे कि किस कंडीशंस पे जो I1 डैश है वो 0 हो जाएगा। वो कंडीशंस हमारी निकल के आएगी, R1 डिवाइडेड बाय में R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय में जो हमने RX लिया है वो, ये कंडीशंस आ जाए तो हमारा जो I1 डैश लिया है वो 0 हो जाएगा, मतलब किलोमीटर से करंट 0 हो जाएगा, और मतलब IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इस केस में I की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो नल डिफ्लेक्शन दिखेगा मतलब, और ये क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है। बैलेंसिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई RX होता है, ठीक है। कभी कभी इसी सेम चीज़ को, ठीक है, इसी एक्सप्रेशंस को देखो आप, मैंने क्या लिखा था, R1 डिवाइड बाई में R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड में RX। केवल कंफ्यूज ना हो इसलिए जो डायरेक्ट चीज़ होती है कि जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, अपोजिट का प्रोडक्ट हमेशा ही इक्वल होता है दूसरे के अपोजिट का प्रोडक्ट, जिसका इसका प्रोडक्ट क्या है, R1 इंटू RX इज इक्वल टू इसके अपोजिट R2 इंटू R3। इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप, ठीक है, बैलेंस कंडीशंस के अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। तो बैलेंसिंग कंडीशंस का मतलब यही हुआ कि जो करंट था, करंट की सिमेट्री थी, ठीक है। इसको जो अगर फिजिकली देखें हम, जो करंट की सिमेट्री है कि अगर करंट यहाँ से I फ्लो किया, अगर यहाँ से I1 फ्लो किया, यहाँ से I2 फ्लो किया, तो ये I1 यहाँ से I1 ही फ्लो करेगा और यहाँ से I2 ही फ्लो करेगा। इस आपको ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो और मिलके यहाँ पे I ही आएगा, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे ही फ्लो कर गया, ठीक है। यहाँ से कोई करंट किलोमीटर से पास नहीं हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस RX निकाल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन बनी थी, RX R1 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। तो RX कितना आएगा यहाँ से, R2 R3 डिवाइड बाई R1, है ना। अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप व्हीटस्टोन ब्रिज से। और इसी अननोन रेजिस्टेंस को अगर आप एक्सपेरिमेंटली निकालो तो उसका जो एपरेटस बनता है वो मीटर ब्रिज, इसकी पहली एप्लीकेशन, ठीक है, मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज का काम करता है अननोन रेजिस्टेंस निकालना। आपको यहाँ पे दिख रहा है मीटर ब्रिज के अंदर कुछ उसी तरह से सर्किट बन रहा है, बैलेंसिंग कंडीशन, एक्सटर्नल सर्किट, EMF E दे रखा है आपको, की दे रखा है। अब देखो सर्किट वही बन रहा है सिंपल जो हमने सर्किट यूज़ किया है। देखो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ये R है, ये R है, ये S है, ये S है, ये लेंथ L1 है, ये L2 है। इस लेंथ L1 के कॉरस्पॉन्डिंग R1 बोल दिया, इस लेंथ L2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2 बोल दिया, ठीक है। यही कंडीशंस बनेगी, देखो। और यहाँ पे आपको गैलोमीटर दिख ही रहा है, तो देखो ये इसी की एप्लीकेशन है, ठीक है।
जो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। भाई होता क्या है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, देखो रियल के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको देखो कॉपर रोड्स हैं, ये जो आपको दिख रही है कॉपर रोड्स हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये आपकी जो कॉपर रोड्स हैं इस तरह से, ये कॉपर रोड है, ठीक है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है इसलिए ले लेते हैं, नियरली जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लगता है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। और जो ये आपको ये टोटल दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ इसके अंदर। जो आपको ये वाला वायर दिख रहा है, ये वायर होता है, वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला पॉइंट होता है, पिन, ये मूवेबल होता है, ठीक है। इसको इस वायर पे मूव करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर वायर एल लेंथ का वायर है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो एल बाई ए, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, क्योंकि पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन ए ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ पे भी टच करेगा उसका लेफ्ट हैंड साइड को हम L1 लेंथ का रेजिस्टेंस बोल देंगे और राइट हैंड साइड को L2 रेजिस्टेंस की तरह डील करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें करना है। तो अगर हम डील करें इसको L1 L2 की तरफ में, तो इसको L1 किया तो इसको L2 किया, तो इसको मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायर जनरली हम 1 मीटर का लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अगर एक की लेंथ मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले की L1 ले ली तो दूसरे की लेंथ कितनी ले सकता हूँ, 100 माइनस L1, ये इसको हम L2 इक्वल टू 100 माइनस L1 लिख सकते हैं, वही लिखा है यहाँ पे फिगर में, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा नल डिफ्लेक्शन तब दे देगा जब बैलेंसिंग कंडीशंस हमारी क्या हो जाएगी, R डिवाइडेड बाई में L1 का रेजिस्टेंस मान लो R1 है इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई में इस L2 का रेजिस्टेंस मान लो कितना है, R2 है, ये कंडीशंस हो जाए, ठीक है। तो हमारी बैलेंसिंग कंडीशंस क्या होगी जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो रेजिस्टेंस देगा, R डिवाइडेड बाई में L1 का रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई में इस वायर का रेजिस्टेंस R2, है ना। तो R को हम क्या R तो R ही है, ठीक है, और R भी रेजिस्टेंस है, S भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और R1 क्या चीज़ है यहाँ पे, लेंथ L1 है, तो L1 का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया था, रो L1 डिवाइडेड बाई में एरिया A इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई रो L2 डिवाइडेड बाई में एरिया A। तो A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो L1 और L2 के टर्म्स में ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो जो हमारा फाइनली आंसर जो हमारा बना एक्सप्रेशन, वो बना हमारा R डिवाइडेड बाई में L1 इज इक्वल टू S डिवाइडेड में, ये L2 है यहाँ पे, ठीक है, L2, ठीक है। और अगर हमारा क्या होता है, केवल अननोन, अगर एक रेजिस्टेंस हमें नोन है तो दूसरा अननोन रेजिस्टेंस इस एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हम इसको मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर मान लो ये स्केल दे रखा है, मीटर स्केल, मान लो 20 सेंटीमीटर के ऊपर हमारा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन 0 दिखाया, ठीक है। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, L1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लो, L2 की वैल्यू 100 माइनस 20 बोलो 80 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। तो अब हम एक रेजिस्टेंस को नॉन ले लेंगे, एक को अननोन ले लेंगे और उसको मूव कराएंगे, एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा और फिर उससे हम अननोन रेजिस्टेंस मान लो S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू कितनी आएगी, R इंटू L2 डिवाइडेड में L1, है ना, ऐसे अननोन रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो जनरली R की जगह हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू। मान लो जैसे यहाँ पे अगर मैंने 10 ओम यूज़ ले लिया तो S की वैल्यू क्या आएगी जब ये 20 सेंटीमीटर हो, तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, इसको R की वैल्यू यहाँ पे आपको 10 ओम कर दो और ये आपको L1 की वैल्यू 20 कर दो और L2 की वैल्यू कितनी करो, 80 करोगे, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितना है, 4 से कैंसिल हो जाएगा और 10 4 जा 40, मतलब आपको यहाँ पे 40 ओम का डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं इससे, ठीक है, मीटर ब्रिज से। तो फिर से आप इसका डायग्राम देख लो, ठीक है। ये बाहर जो आपको दिख रहा है वो इसका एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है। ये आपका इंटरनल सर्किट है, इसी का हमें यूज़ करना है, R बाई L1 इज इक्वल टू S बाई L2। यहाँ पे जो चीज़ है L1 प्लस L2 कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज़ करना है। अब देखो जैसे इसके अंदर प्रॉब्लम देखें आप, प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं इस तरह से, X और क्या है Y, और यहाँ पे आपको वायर दे रखा है सिमिलरली जो सिंपल पोटेंशियल इसके अंदर आपका है मीटर ब्रिज में, वो गैल्वेनोमीटर दे रखा है और ये मूवेबल है, इस तरह से ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को हम जोकी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जोकी भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने देखा भी होगा, इसको जोकी बोलते हैं, ठीक है।
इस पॉइंट को, ठीक है, जो मूवेबल पॉइंट है। तो आपने जब इस तरह से किया तो पहले इसका जो 60 सेंटीमीटर आया और ये 40 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जो x है उसको x/2 कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब बताना है कि हमारा जो पॉइंट है वो जोकी का पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पे जी है, तो कहाँ पे जाएगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालना है हमें, कितना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल ही है बिल्कुल ही। तो इसमें कंडीशंस लगा लो, कितना आएगा, x/60 इज इक्वल टू y/40। तो यहाँ से कितना आएगा, x/y 60/40 मतलब 3/2। तो x/y कितना आ जाएगा हमारा, 3/2। सिमिलरली यहाँ कंडीशंस लगाओ, x/2 डिवाइडेड बाई y, है ना। हम डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी लेंथ L1 और इसकी लेंथ L2 है। तो ये L1 है, तो L1 को क्या लिख दो, L1 को L रहने दो, और L2 को आपके लिख दो 100 - L लिख दो, है ना। L को वेरिएबल मान लिया, और इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसकी कितनी है 100 - L, ठीक है, ये ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 की वैल्यू नीचे आएगी, 2 इधर लेके जाएंगे तो 2L हो जाएगा। तो x/y, और x/y की वैल्यू हमने 3/2 लिख रखी है, तो ये लिख दो 3/2 इज इक्वल टू ये 2L डिवाइडेड बाई 100 - L। तो इसको इससे सोल्व करोगे तो L की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसका जो आप कैलकुलेट करोगे तो L की वैल्यू आपकी 42 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये जो लेंथ है आपकी 60 से कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 42 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो एक चीज़ समझ भी सकते हो कि जो रेशियोज़ हैं वो इसका रेशियो ये, इसका रेशियो इसमें डिवीजन होता है। जैसे इसको अब कम कर दिया आपको, इसने आपको इसलिए कम कर दिया, तो इसलिए शिफ्ट कितना जो कि इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्टली अगर देखें हम, कुछ इस तरह से था ना, ये वायर था, ये जो कि थी कुछ यहाँ पे, है ना, ये x था, ये y था। अगर मान लो मैंने जैसे y को बढ़ा दिया, तो y को बढ़ा दिया तो ये पॉइंट जो कि कहाँ जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी इसी रेशियो में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि x y y देखेंगे यहाँ पे तो L1/L2 ही है ना। तो अगर y को बढ़ा दिया तो L2 भी बढ़ाना पड़ेगा बैलेंसिंग कंडीशंस के केस में, ठीक है। तो जो अगर ये y बढ़ा दिए तो इसको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चंस में, ठीक है, मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चंस में, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम में मैं कर देता हूँ। इसी के पैरेलल में मान लो आपको एक रेजिस्टेंस और दे देगा, ठीक है। मान लो ये 2 ओम का दे दे आपको, ये 3 ओम का दे दे, और ये आपको x दे दे, और ये आपको मान लो 30 सेंटीमीटर दे दे। तो फिर आपको निकालना है x की वैल्यू। तो सिंपल सी चीज़ है, ये 30 है तो ये 70 हो जाएगा। तो इसको क्या ले लो आप, नोट, इसको आर नेट ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आर नेट निकल के आ जाएगा, आर नेट बाई 30 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 70 आर नेट आ जाएगा। और आर नेट की वैल्यू क्या लिखनी है, पैरेलल के अंदर 2 × x डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू आर नेट। वहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अलग अलग सर्किट आपको बना होगा, वो आप उस हिसाब से देख लेना आप, ठीक है, आर नेट निकाल के। इसके बाद जो आज का हमारा जो नेक्स्ट लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है पोटेंशियोमीटर। अगेन ये जो एप्लीकेशंस है किसकी हैं, अगेन हमारी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसी की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर जो हमारा मेजरमेंट डिवाइस है, जैसे कि हमारा वो अननोन जो हमारा मीटर ब्रिज था अननोन रेजिस्टेंस देता था, तो पोटेंशियोमीटर की 3-4 एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस देगी, एक एप्लीकेशन हमारी ईएमएफ कंपैरिजन के लिए होगी, और एक एप्लीकेशन हमें करंट के लिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर आपको जो दिख रहा है फिगर के अंदर, जो ये वाला डायग्राम है ये, ठीक है, रियल के अंदर पोटेंशियोमीटर वायर कुछ इस तरह से होता है। उसके अंदर जैसे हमने मीटर ब्रिज में देखा तो 100 मीटर का वायर था, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का। इसमें क्या होता है, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर के कुछ इस तरह से वायर्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है इस तरह से करके, 4-5 वायर इस तरह से बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट और इसका वाला पॉइंट सर्किट के साथ में कुछ इस तरह से कनेक्टेड, जो यहाँ गिवन है इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो इस वायर को ही हमने इस सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से शो किया है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस नहीं है एक्चुअली में, ये वायर है, ठीक है। बस अब देखो ये सर्किट आपको नीचे सर्किट दिख रहा है, ठीक है। इस सर्किट में आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो ये सर्किट है, सर्किट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो कि पॉइंट जे है, ठीक है, और ये वेरिएबल है, इसको मूव कर सकते हैं, और ये एक्सटर्नल सर्किट है भी, ठीक है। इसके साथ एक रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे हमने ना, इस रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। अच्छा, तो
इस रियोस्टेट और वोल्टेज को अगर हम फिक्स करते हैं तो करंट हमारा आई फिक्स हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है, करंट फिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो पोटेंशियोमीटर का हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे तो काम करता ही करता है। तो यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर है, जो ये वायर है हमारी, ये वाली वायर है जिसको हमने इससे शो किया है, इसके अंदर थ्रू आउट द वायर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, मैं टर्म लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट ग्रेडियंट पोटेंशियल से हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कांस्टेंट रहता है, तो निकाल लेते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या करेंगे, के से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। तो पोटेंशियल देखो, अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात करूँ तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमारा जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमारा कितना है, वी पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितना है, इस वायर के अलोंग कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि एक्सटर्नल वी है हमारा, ठीक है। तो वी पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे, ठीक है, कि ये वी तब हो जाता जब मैं ये रियोस्टेट यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। एक बार मान के चलो ये यहाँ से मैंने रियोस्टेट हटा दिया तो इसका पोटेंशियल वी है, ठीक है। और अगर मैं रियोस्टेट लगा के भी रखूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो मान लो इसके टोटल के अलोंग, इस वायर के अलोंग मान लो आर नोट क्या है, वी नोट क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू दे भी दूँ मान लो, फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वायर है, इसके अलोंग मान लो मेरा रेजिस्टेंस कितना है, वी नोट है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी हमारा पोटेंशियल है टोटल, है ना, पर यूनिट लेंथ एल, जो इस वायर की टोटल की वायर लेंथ एल है, इस क्वांटिटी को हम देखें वी नोट अपॉन एल को, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वी नोट है टोटल, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि किस सर्किट से मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये आई इंटू इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वायर के रेजिस्टेंस को मैं आर एल बोल देता हूँ, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर या आर डब्ल्यू बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय में वायर की लेंथ एल। तो रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल, है ना, लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय में ए, और डिवाइडेड में एल है ही अगेन, तो एल से एल कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा, आई रो अपॉन ए। इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो लेंथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे करंट रो और ए। तो देखो रो तो कांस्टेंट रहेगा वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा लेंथ पे, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कंप्लीट लेंथ के लिए, अगर हम कंप्लीट लेंथ, सॉरी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, आई एल नहीं लिखना, आई लिखना है, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट फिक्स रख दूँ, कांस्टेंट रख दूँ, तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट द वायर क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। ये सर्किट जो रेजिस्टेंस है इसको फिक्स रख दूँ, और ये एक्सटर्नल सर्किट से करंट आई फिक्स रख दिया मैंने, ठीक है, एक पर्टिकुलर आई फिक्स रख दिया, तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर उसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है कि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है थ्रू आउट द वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, ठीक है, थ्रू आउट वायर, जो वायर है लेंथ एल का, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल रिमेंस कांस्टेंट। कब रहेगा, जब हमारा एक्सटर्नल सर्किट से आई कांस्टेंट है, इसी पे एप्लीकेशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। अच्छा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट द वायर क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर आप इतने पार्ट पे भी लोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इतने पार्ट पे भी लोगे तो कांस्टेंट है ना, ये चीज़ है। तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। अगर मैं इस तरह से ये गैलोमीटर और यहाँ से इस तरह से एक ईएमएफ की बैटरी या कुछ इस तरह से इसे कनेक्ट करूँ यहाँ से, तो इस टोटल पार्ट के अलोंग भी क्या रहेगा, इतने पार्ट के अलोंग पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। इसी कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के अलोंग, ये जो वायर है इस, है ना, ये टोटल वायर का लेंथ एल है ना, कैपिटल एल, तो इस छोटे से लेंथ का मान लो L1 पोटेंशियल है, L1 लेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के अलोंग, ठीक है, L1 के अलोंग मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा वो कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको मैंने K बोला है। तो वो कितना, इस टोटल L1 के अलोंग कितना हो जाएगा, इस L1 के अलोंग पोटेंशियल V, है ना, जिसको मैं V1 बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाय में इस L1 के अलोंग लेंथ L1।
तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं इस L1 के अलोंग मेरा पोटेंशियल अगर V1 ड्रॉप हुआ है ना, इस L1 लेंथ के अलोंग, तो मेरा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या ही रहेगा, है ना। इस लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूँ तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा, V2 हो जाएगा, और लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी। एक क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लेंथ L1 पे, है ना, इसकी L1 लेंथ पे, ठीक है, यहाँ पे एक EMF, ठीक है, या वोल्टेज, यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स को, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कुछ अगर EMF दिखा रखा है, मान लो इसके जो कोई भी मेरा वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ मैं ये कोई चीज़ कनेक्ट करूँ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाऊँ साथ में, तो हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको फिर से बना देता हूँ कि ये तो मेरा टोटल वायर है, ठीक है, और इस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर लिया और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स है जिसको मैं V लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जोकी का पॉइंट J यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो लेंथ L1 है, ठीक है, इस लेंथ L1 के ऊपर, ठीक है, अगर मेरा ये वोल्टेज V करना, जो ये V वोल्टेज है, ये सेम पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे देगा, सेम जो हमने मीटर ब्रिज में देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वोल्टेज को, ठीक है, तो इस वोल्टेज को हमारे कितनी वोल्टेज हो जाएगी, अगर क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है K कितना निकल के आएगा था, यहाँ से अगर हम देखें V1/L1, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस पोटेंशियल को, है ना, जो इसके अलोंग देखा था V हमने V1, तो V1 कितना K×L1, तो ये अगर वोल्टेज कितना हो जाए K/L1 हो जाए, तो हमारा ये डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ग्रेविमेटर 0 दे देगा, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K/L1 हो जाएगा, ठीक है। इसी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस को हम क्या करेंगे, हमारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी में अगर, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर मैं क्या करूँ, यहाँ से नॉर्मली मैं एक बैटरी लूँ, ठीक है, जो मैंने एक बैटरी यूज़ की है EMF E की, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ जो EMF E है इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में K इंटू ये, अगर ये लेंथ मेरी कितनी है L1 है, तो K इंटू L1 हो जाएगी, है ना। अगर ये गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 दे दे, है ना, तो ये हो जाएगा E। और मैं इसी बैटरी को मैं दूसरी बैटरी से रिप्लेस कर दूँ, मान लो, है ना, अगर मान लो मैं EMF बढ़ा दूँ, इसका E2 कर दूँ, E2 ग्रेटर देन E1 है मान लो, तो क्या होगा, ये मेरा पॉइंट अब जो मेरा ये नल पॉइंट कहाँ आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। जब ये लेंथ कितनी होगी, L2 हो जाएगी, तब मेरा केस कितना हो जाएगा, E2 = K × L2। और दोनों केस में देखो क्वांटिटी फिक्स कौन सी है, K। पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा ही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा ही क्या है, फिक्स है, K, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसी चीज़ का यूज़ करना है। तो देखो जो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहली एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, और पहली एप्लीकेशन हम क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ EMF, ठीक है। जो एप्लीकेशंस है इसमें पहली एप्लीकेशन है हमारी कंपैरिजन ऑफ EMF। कैसे करना है, देखो, जो ये वाला वायर है, ये वाली चीज़ है, मैंने वायर बनाया था, उसी को मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से वायर होता है, वही दिखाया आपको, नहीं कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो कंपैरिजन ऑफ EMF कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा की दिख रहा है आपको K1 और K2, यहाँ K1 है, K2 है। पहले आप K1 को, जो की दिख रहा है आपको, सॉरी K1 ये है, K2 ये है, ठीक है। तो K2 को एक बार आप E1 की तरफ ऑन करोगे और एक तरफ आप E2 को ऑन करोगे। जब E1 की तरफ ऑन करोगे तो आपका जो A1 पोजीशन आया कुछ इस तरह से आया, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ, टोटल इतना लेंथ, और इस लेंथ को मैंने L1 बोल दिया, है ना। और फिर सेकंड केस में आपने क्या किया, K2 को इस साइड ऐड किया, अटैच किया, तो आपका E2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लेंथ आया वो A2 पॉइंट ही आया, और आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इस केस में आपकी लेंथ हो जाएगी L2, ठीक है। तो पहले केस में जब E1 के केस में कितना आई आपकी लेंथ L1, तो कितना लिख सकते हो, E1 = K × L1, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप किसके डिपेंड करेगा, इस करंट वाई पे, ठीक है। सेकंड चीज़, सॉरी, करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़, E2 कितना होगा आपका, K × L2, है ना, लेंथ L2, है ना, यहाँ तक इतनी लेंथ बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा, L2 - L1, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, E2/E1, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, L2/L1 हो जाएगा। तो देखो, अगर आपको
एक्सपेरिमेंटली L2 भी पता होगा, L1 भी पता होगा। इसका मतलब आप दोनों EMF को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा EMF ज़्यादा होगा। जिसका EMF ज़्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ आपकी ज़्यादा आएगी डिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है, मतलब जो नल डिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो दो EMF को। मान लो अगर आपको एक EMF दे रखा हो तो आप दूसरा EMF निकाल भी सकते हो। तो ये कंपेरिजन भी करता है EMF का और अननोन EMF निकाल भी देते हैं, ठीक है, दोनों काम है। इसके बाद हम एप्लीकेशन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, बैटरी का। तो देखो पिछले केस जैसा ही है, EMF बैटरी ई लगा है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर EMF की बैटरी नहीं लगी है। इसके साथ हमें क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। रेजिस्टेंस बॉक्स मान लो या रेजिस्टेंस लगा है आर का, ठीक है। तो मैं इसको ओवर सिंप्लीफाइड दिखा देता हूँ इसको, जिससे रेजिस्टेंस आर लगा है और यहाँ आपकी बैटरी लगी है EMF ई की, ठीक है। अगर मान लो EMF की बैटरी लगी तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा स्मॉल आर, ठीक है। तो जो देखो पिछले केस में हमने लिया था उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था हमने स्मॉल आर ने, आप वहाँ कंसीडर कर भी सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो नेट EMF है उसका रेशियो आ जाएगा आपको, है ना, नेट जो इफेक्टिव वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज का उसका रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखो अगर कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद ऐसा होगा, और मैंने बताया भी था EMF के वाले टॉपिक में अंदर, इसमें से अगर करंट I फ्लो करेगा तो यहाँ से जो करंट I है हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वो जो करंट I है हमारा यहाँ से वो आएगा EMF डिवाइडेड बाय में R+R, है ना। और टर्मिनल वोल्टेज हमारी कितनी आएगी, I × R, है ना। इसकी टर्मिनल वोल्टेज ये है V, है ना, इसके अलोंग वोल्टेज V, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, तो इसमें देखो फर्स्ट केस में इन्होंने क्या किया, जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो किस केस में, जबकि क्या आपकी ओपन है, ठीक है, ये वाली K2, तो आपका करंट क्या ओनली इससे फ्लो करेगा, है ना, EMF ओनली EMF है। तो EMF के पैरेलल के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो EMF का जो इक्वेशन आएगा वो यही आएगा, EMF क्योंकि इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू, अगर इसकी लेंथ ये L1 है टोटल, है ना, N टू L1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ दोबारा, EMF इज इक्वल टू K × L1। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अगर इसको कनेक्ट कर देंगे हम, तो कनेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज दिखेगा। तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, रेजिस्टेंस R के अलोंग I × R, है ना। तो इसको मैं V से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी V इज इक्वल टू, ये पॉइंट इस पे आएगा तो लेंथ ये हो जाएगी L2, है ना, तो K × L2 लेंथ हो जाएगी। और V को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये इक्वेशन तो फर्स्ट है ही, और सेकंड इक्वेशन को V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I × R, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैंने बताई EMF डिवाइडेड बाय में R+r, है ना, इंटू कैपिटल R है यहाँ पे I × R, है ना, इज इक्वल टू K × L2। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। L1 L2 आप एक्सपेरिमेंटली निकाल ही लोगे, ठीक है। EMF आपको बैटरी का गिवन होगा, और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बहुत से वो भी निकल जाएगा। तो इससे आपका अननोन रेजिस्टेंस स्मॉल आर यहाँ से निकाल सकते हो आप, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके स्मॉल आर निकल जाएगा यहाँ से आपका। तो इसका मतलब आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो इस प्रॉब्लम में, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन मैं इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ। थर्ड एप्लीकेशन में आपको जैसे अननोन करंट निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो होगा क्या कि मान लो जैसे इस बैटरी के जो EMF है इसके अंदर, ठीक है, इस EMF मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका स्मॉल ई है, ठीक है, या इसको ये बोल दो कि इस EMF की जगह वोल्टेज V की बैटरी है, ठीक है। अच्छा, तो या फिर ऐसे मान लो ये EMF है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखो इस सर्किट को अगर हम क्लोज करेंगे तो इसमें से कोई करंट I फ्लो करेगा, तो हम I भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब I फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस R से फ्लो करेगा तो इसके लॉन्ग वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन बनेगी I × कैपिटल R, रेजिस्टेंस R है ना, I × R इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन लेंथ L2 पे कितनी बन जाएगी हमारी, K × L2। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, है ना, EMF के केस में वो क्या थी, EMF इज इक्वल टू K × L1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली निकाल सकते हैं L1/L2 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो EMF डिवाइडेड बाय में IR। तो यहाँ से I निकल सकता है हमारा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, EMF भी गिवन होगा, लेंथ L1/L2 निकल जाएगा, तो यहाँ से I निकल के आ जाएगा। तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी, हम अननोन करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी एप्लीकेशंस पार्ट पूरी कर ली। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि आपको 50 वोल्ट की इस तरह से एक्सटर्नल बैटरी दे रखी है आपको, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ध्यान रखना। अब इसके साथ कोई रियोस्टेट नहीं लगा हुआ, ठीक है।
अब क्या है यहाँ पे, ये जो आपको जो वायर दिख रहा है आपको, ये वाला वायर ही है टोटल, पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसको मैंने इस तरह से सिंबल से शो कर दिया। तो यहाँ से आपका एक गैल्वेनोमीटर है आपका, और यहाँ से आपकी जो बैटरी है वो इस तरह से है, और ये जो कि है जी, ठीक है, ये आपकी 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये आपका जो वायर दे रखा है आपका, ये आपका मान लो 10 मीटर का वायर है, ठीक है। और आपका जो डिफ्लेक्शन, आपको ये बताना है कि ये वाली डिस्टेंस निकाली है, एक्स डिस्टेंस, जिस पे ये जे जो कि जे है वो क्या करे, नल डिफ्लेक्शन दे दे इस गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, वो निकालना आपको। तो ये एप्लीकेशन जो किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एप्लीकेशन से उसका पार्ट नहीं है, जनरल जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसी की थ्योरी का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन सकती है। क्या इक्वेशन बन सकती है, E इज़ इक्वल टू, है ना, K इंटू L1, ये अगर ये लेंथ L1 है, ठीक है। अच्छा, K इंटू L1, बस ये इक्वेशन बन सकती है। तो बाकी कैसे निकालेंगे, K कैसे निकालेंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन नहीं की तो K कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, तो K निकालना ही पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे क्या, एक्सटर्नल सर्किट से। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू एक्सटर्नल सर्किट का वोल्टेज बस 50 डिवाइडेड बाय में लेंथ, क्योंकि 50 ही आ रहा है इसके अलोंग वोल्टेज। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है 10 मीटर, तो कितना आएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया हमारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमारी यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, क्योंकि हमें 20 वोल्ट दे रखी है, तो 20 इज इक्वल टू के की वैल्यू 5 इंटू लेंथ L1। तो L1 कितनी आएगी यहाँ से 4 मीटर, है ना। तो ये आ जाएगी हमारी 4 मीटर, और टोटल 10 है, तो ये कितनी आ जाएगी एक्स हमारी 6 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर, ठीक है। सिमिलरली इन एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से, ठीक है। इनकी अननोन वैल्यू दे दे आपको, ठीक है। के की वैल्यू जो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कैंसिल हो जाएगा वो। तो दो इक्वेशंस बन सकती हैं यहाँ पे, E1 इज इक्वल टू के इंटू L1 और E2 इज इक्वल टू के इंटू L2, ठीक है। तो L1 L2 आपको गिवन होगा, E1 E2 में एक गिवन होगा तो दूसरा निकाल सकते हो, या फिर E1 E2 गिवन हो तो लेंथ का रेशियो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने, ठीक है, आज हमने जितने भी डिवाइसेस थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए IR, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, करंट मेज़र करने के लिए जो अलग अलग डिवाइसेस थे, और उनका कन्वर्जेंस भी, एप्लीकेशंस भी सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप देख भी सकते हो, ठीक है। जनरल NCERT से भी दे सकते हो कि जैसे इसके अंदर वायर्स कैसे यूज करना है हमें, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर के केस के अंदर, ठीक है, तो हमारे जो वायर है वो लो एक्सपेंडेशन कोफिशिएंट होना चाहिए उसका, ठीक है, हाई सेंसिटिव होना चाहिए। इसी तरह से मीटर ब्रिज के अंदर भी हाई सेंसिटिव वायर होना चाहिए, ठीक है, और हीट टेम्परेचर के साथ में ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए रजिस्टेंस। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप देख लेना थोड़ा सा। तो जो हमारा चैप्टर तो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर का जो कंप्लीट क्वेश्चंस है उनका एक वीडियो टेस्ट भी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो टेस्ट भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, ठीक है, वो चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।